दोस्तों, कभी कभी दुनिया की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां सत्ता की कुर्सियां हिल जाती है लेकिन जनता की आवाज़ और मजबूत हो जाती है। और अभी हाल ही में 3 देशों में फ्रांस, जापान और नेपाल तीनों के प्रधानमंत्री अपने पावर छोड़कर जनता की ताकत के आगे झुक गए। आखिर क्यों? इन इस्तीफों के पीछे क्या कहानी है? और ये सिर्फ 3 देशों तक सीमित है या फिर दुनिया की राजनीति के लिए एक बड़ा लेसन है? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। फ्रांस, जो यूरोप की सबसे पावरफुल इकोनॉमी में गिना जाता है, आज इकोनॉमिक स्ट्रॉम से गुजर रहा है। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ने मिडिल क्लास फैमिलीज़ की कमर तोड़ दी है। पब्लिक डेट जीडीपी के 110% से भी ऊपर निकल चुका है। इसी बीच सरकार लाई 44 अरब यूरो का बजट प्रपोजल। इसमें क्या था? स्पेंडिंग कट्स, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ केयर पर कम पैसा था, टैक्स हाइक जिसमें मिडिल क्लास और स्मॉल बिजनेस पर बर्डन पड़ता था, और शॉकिंग बात यह है कि पब्लिक हॉलीडे भी ख़त्म करने का प्रयास किया गया। सोचिए दोस्तों, छुट्टियां भी छीनी जाए तो जनता क्यों न भड़केगी। जनता गुस्से में सड़कों पर आई। ओपोजिशन पार्टी ने कहा ये बजट सिर्फ अमीरों को बचाने के लिए और गरीबों को दबाने के लिए है। कॉन्फिडेंस वोट में सरकार गिर गई। फ्रांसवा बायरू ने रिजाइनेशन देकर कहा डेमोक्रेसी में जनता का वर्डिक्ट सबसे बड़ा है। लेकिन इस बात पर सवाल उठता है, अब फ्रांस का क्या होगा? इसमें अर्ली इलेक्शन होंगे या फेयर राइट पार्टी मैरिन ली पेन की ताकत और बढ़ जाएगी, या फिर सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स को एक नया लीडर रिवाइव करना होगा? एनालिटिस्ट कह रहे हैं अगर फ्रांस में जल्दी स्टेबिलिटी नहीं पाई तो यूरोजोन भी हिल सकता है। अब बात करते हैं जापान की। जापान की राजनीति में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी का वर्चस्व 1955 से रहा है, लेकिन इस बार हालात बदल गए। हाल ही में नेशनल इलेक्शंस में एलडीपी बुरी तरह हारी। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ओपोजिशन पार्टीज ने बड़ी जीत दर्ज की। प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा पर पार्टी के अंदर सवाल उठे। उन्होंने साफ कहा, यह डिफीट मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपने पद को छोड़ रहा हूँ। इशिबा का इस्तीफा सिर्फ एक राजनीतिक क्राइसिस नहीं, बल्कि यह जापान की फ्यूचर लीडरशिप की खोज थी। इकोनॉमी ऑलरेडी संकट में है, बर्थ रेट गिरता जा रहा है, राइजिंग नेशनल डेब्ट, टेक इनोवेशन होने के बावजूद स्लो ग्रोथ, जियोपॉलिटिक्स भी आसान नहीं, चाइना और यूएस के बीच टेंशन, सिक्योरिटी इशू, जापान में इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो सवाल है, क्या जापान एक नई लीडरशिप खोज पाएगा, या एलडीपी फिर से उठेगी, या ओपोजिशन पार्टी एक नए युग की शुरुआत करेगी? नेपाल की कहानी और भी ज़्यादा इंस्टेंस है। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अचानक सोशल मीडिया बैन पर ऐलान लगा दिया। लेकिन डिजिटल एज में सोशल मीडिया सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, यह लोगों की आवाज़ है। काठमांडू से लेकर पोखरा तक लोग सड़क पर आ गए। प्रोटेस्ट पीसफुल शुरू हुए लेकिन जल्द ही वायलेंस बन गए। पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 लोग मारे गए और सड़कों पर घायल हुए। ओपोजिशन पार्टीज ने ओली के करप्शन और अथॉरिटेरिज्म के आरोप लगाए। मीडिया हाउस ने कहा यह फ्री स्पीच अटैक है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप भी सक्रिय हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा देश की स्टेबिलिटी चाहिए, न कि सत्ता की जीत। अब सवाल उठता है, क्या नेपाल कोalition पार्टीज के जरिए स्टेबल गवर्नमेंट बन पाएगी, या फिर अनस्टेबिलिटी साउथ एशिया में और बढ़ेगी? क्योंकि याद रखिए, नेपाल केवल एक छोटा देश नहीं बल्कि इंडिया और चाइना के बीच स्ट्रैटेजिक बफर जोन है। तीनों देशों के इस्तीफों ने दुनिया को चौंका दिया है। इससे दुनिया पर कई तरह का प्रभाव पड़ सकता है। फ्रांस का क्राइसिस यूरोजोन को हिला सकता है। जापान की अनस्टेबिलिटी इंडो पैसिफिक बैलेंस को अफेक्ट करेगी। नेपाल का अनरेस्ट पड़ोसी देशों में भी अनरेस्ट फैला सकता है। यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल थिंक टैंक में कह रहे हैं, दोज रेजिग्नेशंस आर रिमाइंडर दैट डेमोक्रेसी मीन अनअकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी का असली मतलब यही है, सत्ता जनता की है। और यही लेसन फ्रांस, जापान और नेपाल की घटनाओं से दुनिया को मिला है। तो दोस्तों, कुर्सियां बदलती रहेगी, फेस बदलते रहेंगे, लेकिन जनता की आवाज़ हमेशा ऊपर रहेगी। यही है डेमोक्रेसी की असली ताकत।